प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में निबंधों के प्रकार एवं शैलियों पर बात कर रहे थे और निबंध के प्रकार के अंतर्गत हमने विषयनिष्ठ निबंधों के अंतर्गत भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों पर बात की। भावात्मक निबंधों की शैलियों से परिचित हुए। विचारात्मक निबंधों की शैलियों पर उस वीडियो में बात नहीं कर पाए, तो हम आज पहले विचारात्मक निबंधों की रचना किन शैलियों में की जाती है इस पर बात करते हैं। विचारात्मक निबंधों के लिए सामान्यतः दो शैलियाँ प्रयुक्त होती है। एक तो है समास शैली और दूसरी है व्यास शैली। समास शैली क्या है? समास शब्द का अर्थ जो है वो संक्षिप्त है। जिस तरह से समास में एक या एक से अनेक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण होता है। तो उसी तरह समास शैली में विषय का जो प्रकटीकरण है वो कम सूत्रात्मक रूप में होता है। कम से कम वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में जो है सामासिक और संश्लिष्ट रूप में विषय का प्रकटीकरण किया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाला जो मुहावरा है वो समास शैली के लिए पर पूरी तरह से लागू होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास शैली में शब्दों और वाक्यों का सामासिक एवं संश्लिष्ट रूप प्रयुक्त होता है। समास शैली में विस्तार या फैलाव के स्थान पर कसाव होता है। इस शैली में कम से कम शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग से कम विस्तार में अधिक से अधिक विचारों को स्थान दिया जाता है, ऐसा प्रयास किया जाता है। इस कारण इसमें वाक्य सूत्रात्मक होते हैं और ये शैली गागर में सागर भरना मुहावरे को चरितार्थ करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में इस शैली को देखा जा सकता है। व्यास शैली, व्यास का अर्थ होता है विस्तार। ये शैली समास शैली के एकदम विपरीत है और इसमें विषय की व्याख्या विवेचना की जाती है। तो व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। व्यास शैली व्याख्यात्मक होती है और इसमें विषय को अलग अलग कोटियों में विभाजित करके विषय के अलग अलग अंश बनाए जाते हैं और उनका अलग अलग कोटियों में विभाजित करके उसकी विस्तार से व्याख्या विवेचना की जाती है। जिस बात को समास शैली में एक वाक्य से कहा जा सकता है, उसी बात को व्यास शैली में अनेक वाक्यों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसमें छोटे छोटे सरस वाक्यों का भी प्रयोग किया जा सकता है और कभी कभी लंबे वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंधों में भी ये शैली प्रयुक्त होती है। विचारात्मक के साथ साथ वर्णनात्मक और विवरणात्मक, जिनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, उनमें भी ये शैली प्रयुक्त होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विवरणात्मक निबंध व हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारात्मक निबंधों में इस शैली का विचारात्मक निबंध इस शैली में रचित है। तो समास शैली में कसाव होता है और व्यास शैली में विस्तार होता है। समास शैली में संक्षिप्तीकरण होता है, विस्तार से व्यास शैली में उसका पल्लवन होता है। निबंध के प्रकार पर बात करते समय हमने निबंध को दो कोटि में विभाजित किया था। एक तो विषयी प्रधान और दूसरे विषय प्रधान। तो विषयी प्रधान के दो भेद भावात्मक एवं विचारात्मक से हम परिचित हुए। अब विषय प्रधान या परात्मक निबंधों पर बात करते हैं। विषय प्रधान जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, जिनमें विषय की प्रधानता होती है और लेखक के व्यक्तित्व गुण रहता है। विषय ही प्रमुख रूप से निबंध में मुखरित होता है, लेखक का व्यक्तित्व पीछे रहता है। वहाँ विषय प्रधान या परात्मक निबंध कहलाते हैं। जिन निबंधों में वर्ण विषय प्रमुख होता है, आत्म तत्व गौण या नगण्य होता है, विषय प्रधान निबंध की श्रेणी में आते हैं। निबंध का विषय चाहे कुछ भी हो, उसका विषय प्रधान प्रस्तुतिकरण ही विषय प्रधान या परात्मक निबंधों में मुख्य होता है।
इन निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व एक सीमा तक ही रहता है। विषय या वस्तु के यथार्थ वर्णन पर ही इनमें अधिक बल दिया जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार विषय प्रधान निबंध दो प्रकार के होते हैं, भावात्मक, विचारात्मक, उसी तरह विषय प्रधान या परात्मक निबंध भी दो प्रकार के हैं, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। वर्णनात्मक, जिनमें किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वो वर्णनात्मक निबंध है। जिन निबंधों में विषय का परिचयात्मक विस्तृत वर्णन होता है, वर्णनात्मक निबंध होते हैं। और विषय किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्रकृति के स्थिर दृश्य कहीं से भी हो सकता है। जब निबंधकार किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पदार्थ, प्रकृति के स्थिर दृश्य या भौतिक उपकरण का ऐसा आकर्षक, सरस व मोहक वर्णन करता है कि पाठक के मानस के सामने उसका बिंब खड़ा हो जाए, जिससे पाठक का उसके प्रति रागात्मक भाव जागृत हो सके तथा पाठक आनंद अनुभूति कर सके, वो वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। लेखक किसी भी वस्तु, स्थान, प्रकृति के दृश्य का वर्णन इस तरह से सरस और मोहक चित्रात्मक शैली में कल्पना के सहारे करता है कि पाठक के मस्तिष्क में उसका एक चित्र बनता है, उसका एक बिंब उभरता है और उसके कारण उस व्यक्ति, स्थान, दृश्य के प्रति पाठक का भी रागात्मक भाव जागृत हो जाता है और उसको पढ़ते समय पाठक को एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। तो जहाँ ऐसी रचना होती है वो वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। वर्णनात्मक निबंधों में कल्पना तत्व का स्थान प्रमुख होता है, उसके बाद भाव तत्व और सबसे अंतिम स्थान पर विचार तत्व का स्थान रहता है। विचार तत्व इनमें गौण रहता है। इन निबंधों में कल्पना का संसर्ग इतना अधिक होता है कि ये निबंध चिंतन के धरातल से हटकर यात्रा, वर्तान या संस्मरण जैसे लगते हैं। इनमें विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है किंतु उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। भूगोल, प्राकृतिक दृश्य, वातावरण, ऋतु, दर्शनीय स्थान, पर्व, त्योहार, सभा, सम्मेलन आदि विषयों पर वर्णनात्मक निबंध लिखे जाते हैं। इसमें इन निबंधों में संसार के बाह्य सौंदर्य का वर्णन ही प्रमुख रूप से होता है। और वर्णनात्मक निबंधों के उदाहरण बालकृष्ण भट्ट का मेला ठेला, माधव प्रसाद मिश्र का रामलीला आदि निबंध है। वर्णनात्मक निबंधों में भी दो प्रकार की शैलियां काम में लाई जाती है। एक तो है स्थूल शैली, एक है सूक्ष्म शैली। स्थूल शैली का मतलब है कि जहाँ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दृश्य का जैसा है वैसा का वैसा वर्णन करना है, तो वहाँ स्थूल शैली है। उसका स्थूल से तो भौतिक रूप। और दूसरा है मूर्त रूप, दूसरा है सूक्ष्म शैली। तो सूक्ष्म शैली वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ पर किसी विषय के वर्णन में लेखक कल्पना का सहारा लेता है। तो कल्पना के द्वारा लेखक जो है बिंबों की सृष्टि करता है और इसमें वर्णन जो है अमूर्त सा होता है। विषय प्रधान निबंधों की दूसरी श्रेणी है, दूसरा भेद है विवरणात्मक, जिनमें विवरण होता है। अब वर्णनात्मक और विवरणात्मक एक जैसे ही लगते हैं दोनों सुनने में, लेकिन इनमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है। वर्णनात्मक जो है वो देश से जुड़े होते हैं, जबकि विवरणात्मक काल से जुड़े होते हैं। वर्णनात्मक में स्थिर वस्तुओं का वर्णन होता है, जबकि विवरणात्मक में गतिशील वस्तुओं का चित्रण होता है। ये अपन थोड़ा सा इनमें अंतर कर सकते हैं। विवरण का अर्थ होता है वृत्तांत, हाल या बयान। विवरणात्मक निबंधों में किसी वृत्तांत या किन्हीं घटनाओं का विवरण दिया जाता है। विवरणात्मक निबंधों में एक दूसरी मुख्य जो बात है उसमें कथा की प्रधानता होती है। आखेट, यात्रा, वृत्तांत, पर्वतारोहण, गतिशील वस्तुओं, काल एवं परिस्थितियों का वर्णन विवरणात्मक निबंधों के विषय बनते हैं।
इन्हें आख्यात्मक या कथात्मक निबंध भी कहा जा सकता है, क्योंकि निबंधों में लेखक किसी ऐतिहासिक घटना, काल्पनिक इतिवृत्त, पौराणिक आख्यान का आश्रय लेकर के निबंध की रचना करता है। जिन निबंधों में कथा की प्रधानता हो, घटनाओं का संबद्ध वर्णन और विवेचन हो, उन्हें विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। व्यक्ति के बाह्य या आंतरिक जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण इन निबंधों में होता है, और ये घटनाएं ऐतिहासिक, अलौकिक भी हो सकती है और सामान्य घटनाएं भी हो सकती है। इतिहास से संबंधित विवरणात्मक निबंधों में भी ऐतिहासिक घटनाओं का यथातथ्य वर्णन न होकर के लेखक उसमें अपना निजीपन, अपने रागात्मक भावनाओं का समावेश करता है, और इसी कारण वो इतिहास ग्रंथ से अलग होता है। जैसे एक इतिहासकार जब कलिंग के युद्ध का वर्णन करेगा तो वो तथ्य प्रस्तुत कर देगा कि कलिंग की लड़ाई में 1 लाख आदमी मारे गए, इतिहासकार ऐसा तथ्य प्रस्तुत करेगा। परंतु जब एक निबंधकार उस युद्ध का वर्णन करेगा अपने निबंध में, तो उसमें उन मरने वालों की, घायलों की करुण चित्कारें, उनकी सिसकियों आदि का जो हृदय विदारक चित्रण है, मर्म स्पर्शी चित्रण है, वो भी निबंध में होगा, जो उसे इतिहास ग्रंथ से अलग करेगा। विवरणात्मक निबंधों में वर्ण्य विषय का कल्पना रंजित, गतिशील रूप प्रस्तुत होता है, और इन निबंधों में व्यंजनापूर्ण भाषा एवं सामासिक शैली का प्रयोग किया जाता है। विवरणात्मक निबंधों के भी 3 स्वरूप माने जा सकते हैं: आत्मकथा, शोभन कथा और रूपकात्मक कथा। बालकृष्ण भट्ट का अनोखा स्वपन तथा राधाचरण गोस्वामी का यमपुर की यात्रा आदि विवरणात्मक निबंध है। तो निबंध के 4 मुख्य भेद अपन जाने, जिनके वो 2 कोटियों में विभाजित किया। पहले विषय प्रधान और विषय प्रधान, विषय प्रधान के भी भावात्मक और विचारात्मक, और विषय प्रधान के वर्णनात्मक और विवरणात्मक। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में जो है एक और निबंध का प्रकार स्वीकार किया गया, जो जिसे ललित निबंध कहा जाता है, और जो भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप होता है। ललित का अर्थ ही सुंदर होता है, तो ललित निबंध में ललित जो शब्द है वो 2 अर्थों का द्योतक है। एक तो विदग्धता और रस परवणता, और इन 2 बातों से अपन समझ सकते हैं कि उसमें ज्ञान भी है, विचारात्मकता भी है, और इसके साथ साथ रसपूर्णता भी है, रसात्मकता है। तो दोनों ही प्रकारों का उसमें समावेश हो जाता है। इसमें भावना, कल्पना और अनुभूति के साथ साथ व्यक्तिकता का, आत्म तत्व का भी रंग रहता है, और इसी कारण ललित निबंध हास्य व्यंग्य से एवं सरसता से युक्त होते हैं। विचारों की गरिमा, ज्ञान विश्लेषण की मान भरी भंगिमा के साथ भावुकता का भी इनमें समावेश होता है। कुबेर नायक राय ने ललित निबंधों के बारे में लिखा था कि ललित निबंध जो है वो विषय के आसपास शिव के सांड की भांति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व मुक्त रूप से विचरण करता है। जिस तरह से शिव के पास उसका सांड मुक्त रूप से रहता है, उसी तरह से विषय के साथ लेखक का व्यक्तित्व मुक्त रूप से। और इन निबंधों में रसानुभूति के साथ साथ बौद्धिकता भी होती है। कल्पना, भावना, तर्क, अनुभूति, ये सभी ललित निबंधों के
अंग बनते हैं, तत्व बनते हैं, लेकिन ललित निबंधों का सबसे प्रमुख जो अपरिहार्य तत्व है वो रसानुभूति है। और ललित निबंध पूर्ण रूप से लेखक के व्यक्तित्व एवं उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। इनमें लेखक का व्यक्तित्व ही प्रधान रूप से मुखरित होता है। धन्यवाद।